हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। ये उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। और यही उम्मीद भी मैं करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे से रहें और स्वस्थ से रहें, क्योंकि आपका अच्छा रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। आपका जो क्लास 12th का चैप्टर है मैं लिख देता हूं। क्लास 12th फिजिक्स की बात हो रही है दोस्तों, याद रखे रहिएगा। फिजिक्स पढ़ा जाएगा, क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ा जाएगा और चैप्टर नंबर पढ़ा जाएगा आज 3rd। चैप्टर नंबर 3rd स्टार्ट किया जाएगा क्लास 12th का, जिसका नाम है शायद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नाम है चैप्टर का, इलेक्ट्रिक करंट। और जिसको यूपी वाले कहते हैं विद्युत। क्या कहते हैं? विद्युत। विद्युत पढ़ना हमको। यूपी बोर्ड वाले कहते हैं विद्युत और सीबीएसई वाले कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम पढ़ा जाएगा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम इलेक्ट्रिक करंट है, या इसी को लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। दोनों सेम चीज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम है विद्युत धारा। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ये आपके 12th का तीसरा चैप्टर है। चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्डों के लिए एक साथ पढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, इसको आप पहले से देखते आ रहे हो, क्लास 10th में ये चैप्टर पढ़ चुके हो, विद्युत धारा। तो जो भी पढ़े हो बिल्कुल वही चीज पढ़ा जाएगा। बिल्कुल याद रहे कि अगर आपका 10th क्लियर है तो आसानी से चैप्टर को हम लोग पढ़ लिया जाएगा। तो 10th का फटाफट माइंड में रिवाइज करके रखिए, क्योंकि आज जो पढ़ा जाएगा पूरा वही 10th का होगा। 10th के बेसिक कंसेप्ट पे 12th की आज स्टडी होगी दोस्तों। जो नई चीज आएंगे उनको तो सीखा ही जाएगा, लेकिन पुरानी नॉलेज को रखना बहुत जरूरी है। इसलिए स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जिसका नाम है विद्युत धारा। आइए आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो अगर करंट की बात आती है तो लोग बोलते हैं करंट को डिफाइन करिए या करंट बताइए, तो सीधे लोग कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यही नाम सबके मन में आता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज यानी आवेश। आपको मैं बताऊं कि जो चार्ज है, जिसको आपके यूपी वाले क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यूपी बोर्ड वाले बाबू लोगन आवेश का नाम सुने हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज एक बार रेस्ट पोजीशन पे होगी। किस पोजीशन पे? रेस्ट। मैं लिख दे रहा हूं एट रेस्ट। रेस्ट माने स्थिर अवस्था पे होगी। तो जो इसकी स्टडी होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। अगर यही आपका चार्ज मोशन में हो जाए, किस में हो जाए? चार्ज कम इन मोशन। तो अगर चार्ज मोशन में आ गया तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहलाएगी, उसकी स्टडी कहलाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखे रहिएगा। अगर मोशन, वो भी किस पे? कांस्टेंट वेलोसिटी पे। किस पे? कांस्टेंट वेलोसिटी पे किसी भी चार्ज का मोशन होता है तो उसकी स्टडी को बोलते हैं दोस्तों, अभी जो चैप्टर का नाम था आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। याद रखे रहिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है जो चार्ज के मोशन से होती है। अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पर रहेगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको अभी पीछे हमने पढ़ा है। जो 2 चैप्टर आप पढ़े थे वो चार्ज रेस्ट पोजीशन पे पढ़े थे, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आगे पढ़ रहे हैं चार्ज को किस मोशन फॉर्म में, जिसको आप लोग बोल देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका तीसरा चैप्टर है। अगर यही आपकी देखिए बात वेलोसिटी की होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो दूसरी क्या आएगी? वेरिएबल आ जाती है। वेरिएबल माने जो चेंज हो। यूपी बोर्ड वाले बाबू लोग
कांस्टेंट मतलब जो ना बदले। जब किसी भी चार्ज की वेलोसिटी नहीं बदलती है तो उनके स्टडी को आप लोग कहते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल मतलब कंटिन्यू बदले, अगर वेलोसिटी ना बदले, कांस्टेंट एक ही वेलोसिटी से जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर बार बार वही क्या करे, वेलोसिटी आपकी चेंज होने लगे, तो इसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रो, नाम सुने इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आपका चैप्टर नंबर बनेगा 4, चैप्टर नंबर 4 बनेगा, आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक की कुछ प्रॉपर्टी आ जाती हैं जब चार्ज आपका वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करने लगता है तब। तो चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपका वेरिएबल वेलोसिटी पे होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी होगी। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा दोस्तों तो उस स्टडी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमने चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका तीसरा चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर का नाम आपको बता दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आप करंट की डेफिनेशन भी जान गए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बार बार मैं बोल रहा हूं, ये 10th में भी डेफिनेशन और यही डेफिनेशन 12th में भी है, तो याद रख के रहिएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने की रेट को कहते हैं इज कॉल्ड करंट। भैया कोई पूछेगा करंट क्या है तो बताना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को, क्या लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर को। भैया कौन सी धारा, विद्युत धारा। बाबू लोगन यूपी बोर्ड वाले जुड़ जाइए, विद्युत धारा क्या होता है आपको मैंने बता दिया। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसी को सीबीएसई वाले बोलते हैं करंट। अगर कोई पूछे करंट तो लिखना भैया करंट इज इक्वल टू क्या भैया, चार्ज अपॉन टाइम। क्या लिखना, चार्ज अपॉन टाइम। बगलिया में अपने भाई लोग का लिख दे रहे हैं धारा। भैया धारा बराबर सीधे बोलना आवेश बटे समय। क्या बोल देना, आवेश बटे समय। आवेश बटे समय धारा होती है और सीबीएसई में करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। तो मैंने आपको बार बार ये चीज बताई यूपी बोर्ड वालों की जो भी नोटेशन आएगा बेटा सीबीएसई बोर्ड से आएगा, इसलिए आप लोग को इंग्लिश जानना जरूरी है। तो अगर करंट की बात करें तो करंट को आई से शो करते हैं, तो धारा को भी किससे शो करेंगे, आई से। चार्ज को किससे, क्यू से, और टाइम को किससे, टी से। तो आई इज इक्वल टू क्या मिल गया, क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यही क्या है, चार्ज है। अच्छा कोई पूछेगा एवरेज, एवरेज माने औसत धारा जी, यूपी बोर्ड वाले। औसत धारा अगर आपसे कोई पूछे बेटा तो औसत धारा आई एवरेज बराबर बोल देना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज द एवरेज करंट। अच्छा एक और होता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, उसको बोलते हैं डेल्टा क्यू तो हो गया था, ये लिख दीजिए डी क्यू अपॉन डी टी। ये देखिए आपको जो मिला ना डी क्यू अपॉन डी टी, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आई बराबर आपको मिल गया क्या, डी क्यू अपॉन डी टी। और यही आपका क्या है, मैंने आपको बताया है आई बराबर डी अपॉन डी टी। दिस इज डिफरेंशिएशन, दिस इज डिफरेंशिएशन, जिसको यूपी वाले बोलते हैं क्या, अवकलन। ये डी अपॉन डी टी किसका हो रहा है, क्यू का, यानी आवेश के परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज के जो चेंज होने की रेट है वही आपकी क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। वही आपकी क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, जो किसकी, आवेश के बदलने की दर है। तो अगर आपको अवकलन समाकलन और अच्छे से समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, अवकलन और समाकलन मैंने पढ़ाया, उसको जाके देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात इसमें और करते हैं, आपने इतना कुछ तो देख लिया ये क्या था कैसे था। अच्छा इसकी आपको यूनिट बनाते हैं, यूनिट यानी मात्रक जिसको बोलते हैं। हमारे यूपी बोर्ड के भाई लोग क्या बोलते हो, मात्रक बोलते हो। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो मात्रक, सीबीएसई में यूनिट, और यूनिट वो भी कौन सी, एसआई यूनिट की बात करें तो बेटा करंट की जब यूनिट लिखना तो क्यू मतलब क्या, कुलाम, और टी मतलब सेकेंड। तो कुलाम पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है, जिसको एम्पियर कहते हैं, याद रखे रहिएगा। एम्पियर दोस्तों जिसको दिखाते हैं ए से,
तो कोई पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, धारा की एसआई मात्रक बताइए, तो सीधे बताइएगा एम्पियर, इट इज डिनोटेड बाय ए। ये आपका हो गया। अच्छा कभी कभी पूछता है डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन जिसको यूपी वाले कहते हैं विमा, तो विमा बताने के लिए भैया ए की डायमेंशन भी क्या होगी, यही होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देख लिया, यूनिट देख लिया, डायमेंशन देख लिया, फार्मूला देख लिया, ये आपका पूरा चैप्टर का डेमो रहा आपका, विद्युत धारा क्या होता है। हाँ एक चीज और बताएं, तो अभी आप ये मत इसको साफ करके बताता हूं, जो आप से कोई पूछेगा डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया, उसके बाद एक चीज और आती है क्वांटिटी। कोई पूछता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है भैया, जो करंट है वो सदिश है कि अदिश है, मीन्स स्केलर है कि वेक्टर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपकी करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो सभी लोग जानते होंगे करंट, लिख देना करंट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हमारे बाबू लोग कहते हैं अदिश। क्या कहते हैं भैया, अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि, वह राशि जिसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, पढ़ाया हूं। तो जो करंट है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। अच्छा अदिश राशि में क्या होता है, क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाया हूं क्लास 11th की वीडियो में, क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो जिसको ये भी समझना होगा 11th की जाके मेरी वीडियो देखेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो समझ में आ जाएगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो नहीं करेगा वो सभी क्वांटिटी कैसी होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। और जो देखो जो नहीं फॉलो करेगा वो कैसी हुई, स्केलर, बाबू लोग अदिश, बुझ गए। और जो फॉलो कर गया वो तो वेक्टर हो गया, और जिसको बाबू लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा तो वो वेक्टर होगा, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो स्केलर होगा। ये फॉलो नहीं करता, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी की सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या है, जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, ससुरी कई ओर से मारे मारे धारा आ रही है। ये 5 एम्पियर की दे रहे हैं, ये 6 एम्पियर की दे रहे हैं बाबू, ये दे रहे हैं 8 एम्पियर की, ये दे रहे हैं 9 एम्पियर की, कई ओर से धारा आ रही है। अच्छा मिलके एक हो गई, तो जब ये स्केलर होगी ना तो सीधे जुड़ जाएगी। 5 6 5 11, 11 8 19, 19 1 20, 8 28 एम्पियर की धारा एक ही डायरेक्शन में जाने लगी, जो कई डायरेक्शनों से आई थी। अगर ये वेक्टर होता तो ऐसा नहीं होता। मैंने वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला बताया था, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, और ये लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने का फायदा क्या है, इसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रही आपकी पूरी क्या, इलेक्ट्रिक करंट की पूरा डेमो रहा। आपने देख लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा इलेक्ट्रिक करंट आपको बता दिया गया है। इसके बाद जो अगली टॉपिक आपके आने वाली है, देखिए अगली टॉपिक मैं बोर्ड पे लिखता हूं, इसी चैप्टर की जो अगली टॉपिक होने वाली है उसको सीबीएसई वाले बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, जिसको यूपी वाले कहते हैं माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। और सीबीएसई वाले इसको बोलते हैं, वही सीबीएसई वाले मीन फ्री पाथ हो गया, यूपी वाले माध्य मुक्त पथ। एक और पढ़ाएंगे औसत शांति काल, चाहे श्रांति काल लिखो, कौन सा काल, श्रांति काल बताएंगे, जिसको यूपी सीबीएसई वाले बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। बहुत लोग दो टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक लिखा है माध्य मुक्त पथ और एक लिखा है क्या, रिलैक्सेशन टाइम। ये होता क्या है दोनों आपको मैं बताता हूं एक बार में। आप ये बताओ, जब किसी भी चीज का माध्य मुक्त पथ को, मीन फ्री पाथ को सीबीएसई में कौन नाम से जाना जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। किससे, माध्य मुक्त पथ एवं शांति काल में लिखा है, इसको सीबीएसई वाले इसी को दूसरा नाम देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से भी इसको जानते हैं।
और यूपी बोर्ड वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग भाव, मारे नाम लिख दे रहा हूं। जिसको यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं अपवाह वेग। क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। सोचिए, एक चीज के कई नाम है। माध्य मुक्त पथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, शांति काल, ये सभी चीज एक ही चीज से रिलेट करते हैं। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल को रख के एक डब्बे में उसको कस के हिला दीजिए, तो जब किसी भी पार्टिकल्स को आप एक डब्बे में रख के कस के हिलाएंगे तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे होंगे? टकराएंगे ना। टकराने के बाद उनकी स्पीड, जो उनकी वेलोसिटी होगी, कम होगी कि ज्यादा? अब बताओ, आप किसी रूम में 100 लोग को छोड़ के दौड़ा दो, तो जब सब दौड़ेंगे तो दौड़ने के बाद एक दूसरे से क्या करेंगे? टक्कर करेंगे, और टक्कर करने के बाद सब टकराएंगे, और जब सब टकराएंगे अपने में, तो जो उनकी वेलोसिटी होगी धीरे धीरे कम होगी कि बढ़ेगी? अरे भाई, एनर्जी जैसे जैसे लॉस होगी उनकी वेलोसिटी भी वैसे वैसे लॉस होती चली जाएगी। तो जब ससुरा एक के रूम में 100 लोग को छोड़ के उदिन दौड़ाओ, घोड़दौड़ाई शुरू कर दो, तो सब टकरा के ससुरा अपनी पूरी वेलोसिटी लॉस कर देंगे। और जब पूरी वेलोसिटी वो लॉस कर देंगे, उनके पास बहुत छोटी सी वेलोसिटी बच जाती है, वो ना के बराबर में होती है, क्योंकि एक नाम आता है अपवाह। अपवाह माने हवा उड़ाना, रहता नहीं है, खाली हवा उड़ जाता है। उसी वेग को, उसी वेलोसिटी को कहते हैं अपवाह वेग, और सीबीएसई वाले कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वही जो छोटी सी वेलोसिटी बचती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीडी। और सुनिएगा, दो पार्टिकल्स के बीच जो आपका औसत पथ होगा, औसत माने एवरेज पाथ, दो पार्टिकल्स के टक्कर के बीच जो एवरेज पाथ होगा, उस एवरेज पाथ को आप कह देंगे माध्य मुक्त पथ, यानी मीन फ्री पाथ। अच्छा, इनके दौरान जो लगा समय होगा उसी को बोल देंगे श्रांति का। देखिए, सब एक दूसरे से कंबाइन है। दो टक्करों के बीच जो पथ, मतलब जो आपने रास्ता तय किया, उसको क्या बोल देना? माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। इन दोनों टक्करों के बीच जो औसत समय लगता है ना, औसत समय को बोल देना शांति काल, यानी रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम डिनोटेड बाय टाउ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अनुगमन वेग क्या होता है? मैंने आपको बताया ना कि जब किसी भी चीज को एक साथ आप किसी भी छोटे से रूम में दौड़ाएंगे, तो दौड़ाने के बाद क्या होगा? एक दूसरे से वो टक्कर करेंगे, और टक्कर करने से उनकी गति क्या होगी? लॉस होती चली जाएगी। तो उनके पास बहुत छोटा सा बच जाता है, ना के बराबर। उसी ना के बराबर जो बची हुई वेलोसिटी है, उसी को बोलते हैं क्या? अनुगमन वेग, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए अगली टॉपिक देखते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। फटाफट देखेंगे टॉपिक, क्योंकि सीबीएसई वालों को रिटन नहीं देना है, इसका सिर्फ आपको ऑप्शनल टाइम देना है। तो जो अगली टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। लिख लीजिए, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये टॉपिक बहुत पूछी जाती है यूपी बोर्ड वालों, याद रखे रहिएगा, जिसको सीबीएसई वाले बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वीडी, मैंने आपको पीछे बताया था, और करंट डिनोटेड बाय आई। तो आई और वीडी के बीच एक रिलेशन निकलेगा, उसी रिलेशन को हम लोग देखा जाएगा कैसे निकालते हैं। बहुत आसानी से इस रिलेशन को फाइंड किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट। सीधे क्या लिखेंगे? वी नो दैट माने भैया हम जानते हैं। क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये तो जानते हो सभी लोग। I इज इक्वल टू क्या जानते हो? क्यू अपॉन टी। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। जो क्यू है मेन खेल इसी का होने वाला है। ये आप एक चैम्बर्स टाइप ले लो, बॉक्स ले लो, ठीक। इसकी एरिया कितनी बना लो? ए। लेंथ को कितना बना लो? एल। बीच में क्या करो? सब इलेक्ट्रॉन को दौड़ा। बीच में क्या करो भैया? इलेक्ट्रॉन को दौड़ा। मैंने मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना। अच्छा ठीक, मैं लिख रहा हूँ एरिया
एरिया माने यूपी बोर्ड वाले क्षेत्रफल, क्या होता है बेटा ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी एल। और लेंथ यानी लंबाई, लंबाई कितना मान लियो भैया एल, कितना मान लिया है एल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, आपने फिगर बना लिया, फिगर में देखा जो भी कुछ है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो इसका एरिया है वो ए है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, और जो आपके लेंथ है वो कितना है एल है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत होगा नहीं। अब हमको निकालना है कि इस पाइप से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित यानी निकलेंगे टी सेकंड में, टी सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो पहले आप एक सेकंड में, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बेटा इनकी वेलोसिटी देना कितना वीडी, वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि एन सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इससे पास कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। आपको बताना क्या है, एन सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर सीबीएसई की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन एन सेकेंड, एन सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वही आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले एक सेकेंड का निकाल लीजिए, एक सेकेंड में जितने प्रवाहित होंगे उतने, सॉरी एन सेकेंड में बोल रहा हूं, टी सेकेंड में, टाइम को टी से दिखाते हैं ना, गलती हो गया, एन सेकेंड, टाइम को हमेशा टी से लेते हैं, तो टी सेकेंड में कितने निकलने वही आपको बताना है। तो एक सेकेंड का निकाल लीजिए, जो एक सेकेंड का आएगा उसी से एन से गुणा कर देंगे, आपका तुरंत आ जाएगा। अब जो पाइप है ना बेटा, पाइप में एरिया और लेंथ दोनों है, तो ये वॉल्यूम के हिसाब से निकलेगा, जिसमें सिर्फ एरिया है वो तो ठीक है। अब एरिया वॉल्यूम दोनों चीज आ जाती है, तो आपको बता दें कि जब एरिया और लेंथ कंबाइंड हो गई तो एरिया लेंथ के कॉम्बिनेशन से वॉल्यूम यानी आयतन फॉर्म होता है। तो हमको ये निकालना है कि एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसको जानने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। तो बस पहले ये निकालिए कि इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड यानी एक सेकेंड में कितने निकल रहे हैं। इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको यूपी वर्ड बोलते हैं एकांक आयतन। एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है दोस्तों, एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे एन, एरिया कितनी ए, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी वीडी, तो एन ए वीडी, ये ए एरिया की बात हो रही है दोस्तों, एकदम याद रखिएगा, ए एरिया की बात हो रही है, और वीडी मतलब क्या, इस वेलोसिटी से निकल रहे हैं, तो एक सेकंड में निकलने वाले एन ए वीडी, तो आप यहाँ पे लिखो टी सेकंड में जब एक का निकल गया तो एन ए वीडी इंटू टी। बस यही आपको याद रखना है कि टी सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए वीडी इंटू टी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई आपको, इतनी आ गई, मतलब ये आपका क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्यू, क्या लिखेंगे, क्यू बराबर आप लोग पढ़े होंगे एन ई, क्यू बराबर क्या पढ़े एन ई, तो ये हो गया एन ए वी डी टी अपॉन टी, और ये तो पूरा पूरा एन हो गया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और बगल में क्या ई, क्योंकि क्यू बराबर फॉर्मूला था क्या एन ई, एन, तो ये पूरा हो गया आपका, और ये आपका ई अलग से आ गया, टी से टी काट दीजिए, आई बराबर मिल गया एन ई ए वी टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन current and drift velocity. I denote the current and VD denote the drift velocity. तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। अगर आपसे पूछे कोई विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध बताइए, तो आप क्या करना, ए एरिया से इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, प्रवाहित कराना, जिसकी वेलोसिटी कितनी रखना, VD रख लेना, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक, और ये बता देना एरिया कितनी है ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एल, और इसकी लंबाई कितनी एल, और बोलना हम जानते हैं इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप ये बस बताना कि टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन उससे पास आउट हो रहे हैं। तो टी सेकंड का निकालने के लिए पहले एक सेकंड का निकालेंगे दोस्तों, एक सेकंड का निकालने के लिए जो एरिया होगी उसकी एरिया देखेंगे, और हाँ उसकी वेलोसिटी देखेंगे किस वेलोसिटी से निकल रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन तो बता ही दिया था अपने ऊपर। तो एक सेकंड में कितना एन ए वी डी, तो अगर टी सेकंड की बात करें तो एन ए वी डी इंटू टी, और ये क्यू है, और क्यू बराबर क्या होता है बेटा एन ई,
तो n ये पूरा हो गया और ये हो गया ई, टी से टी कट गया, आई बराबर आपको मिल गया एन ई ए वी डी। यही आपका रिलेशन है किसके किसके बीच, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच। तो ये आपका रहा विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। और इस चैप्टर की जो अगली टॉपिक है, इसी चैप्टर की जो अगली टॉपिक है उसका नाम है धारा घनत्व। क्या नाम है, धारा घनत्व। टॉपिक का नाम याद रखे रहिएगा यूपी बोर्ड वालों, जिसको आप लोग बोलते हो धारा घनत्व। भैया धारा घनत्व। और सीबीएसई वाले क्या बोलते हैं, धारा को तो करंट बोलेंगे और घनत्व को क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में अगर कोई बात करे कि भैया घनत्व को क्या कहते हैं, तो घनत्व को बताइए। सीबीएसई वाले हो चाहे यूपी बोलो, मतलब वॉल्यूम तो मैंने बताया था, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है। और अगर बात करें घनत्व की तो याद रखे रहिएगा, घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, याद रखे रहिए। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, और धारा को क्या बोलते हैं, करंट। तो आपको निकालना क्या है, करंट डेंसिटी। क्या बताना है, करंट डेंसिटी बतानी है, जिसको यूपी बोर्ड में कहते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को दिखाते किससे हैं, जे से, याद रख रहिएगा। इट इज डिवाइडेड बाय जे, और जे इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको बता दूं आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अब यहां से कोई कहे इसकी डेफिनेशन बताओ, अरे भाई तो जो चार्ज पर यूनिट एरिया, कुछ नहीं करना, चार्ज सॉरी बोल रहा हूं, करंट ऊपर क्या है करंट, लिख दो भैया करंट पर यूनिट एरिया। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अगर यूपी को में बात करें तो एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, धारा घनत्व कहलाती है। कितना आसान सा परिभाषा है, अगर आपको फार्मूला याद है तो बिल्कुल आसानी से इसके आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछे भैया धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी क्या है, तो बताना करंट डेंसिटी जे है, और जे इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन ए। यानी एक यूनिट एरिया से जो करंट निकलती है वही आपकी कहलाती है करंट डेंसिटी। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। और अगर इसके बाद यूनिट की करें, ठीक है कर लेते हैं, यूनिट की बात करें तो ये आई है, और आई क्या होता है, एम्पियर होता है भाई, एम्पियर ए से दिखा देते हैं ना, क्या दिक्कत है। और अपॉन एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट यानी मात्रक ऑफ धारा घनत्व। अगर बात करें इसकी डायमेंशन की, किसकी भैया, डायमेंशन यानी विमा की बात करें, तो आप बताओ ये जो एम्पियर है उसका तो यही होगा, और मीटर स्क्वायर का क्या होगा, एल स्क्वायर। तो ये ऊपर आएगा तो एल -2, ये आपका हो गया डायमेंशन, ये आपकी हो गई यूनिट, ये इसका हो गया फार्मूला। अच्छा, एक होता है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड, करंट डेंसिटी आपने देखा, और एक आपसे ले लेते हैं वो जो अभी पीछे पढ़ा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ले लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी अगर बात करें यूपी बोर्ड वालों की तो अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में संबंध आपको बताना है भाई, संबंध बताना है किसके किसके बीच, जे और, तो आप अभी फॉर्मूला लिखे हो क्या, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और आई बराबर है पीछे निकाले तो एन ई ए वी डी, अपान में क्या है ए से ए काट, तो आपको मिल गया जे बराबर एन ई वी डी, और यही आपका क्या है, रिलेशन है किसके किसके बीच भैया, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच कोई रिलेशन पूछे तो आप सीधे बोलना धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है जे इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। याद रख लीजिए जे इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक। तो इसको बस याद रख के रहिएगा,
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगली टॉपिक आपकी आने वाली है, बहुत ही बेस्ट टॉपिक आने वाली है। तो जो अगली टॉपिक आपकी आने वाली है वो ओम का नियम है। क्या है? ओम का नियम। ओम सब लोग जानते होगे ना, 10th में पढ़े होगे। ओम का नियम सभी लोग पढ़े हो, 10th में पढ़ चुके हो। उन्होंने बताया था V is directly proportional to I। ओम का नियम सबने देखा होगा, V is directly proportional to I। तो R is V is equal to directly proportional to I देखा था, तो V is equal to होता है RI। तो R बराबर मैं लिख देता हूँ V upon I। दिस इज ओम्स लॉ। R is equal to V upon I। R is the resistance, V is the voltage and I is the current। तो इसी की प्रूफिंग देखा जाएगा। इसकी क्या देखा जाएगा? प्रूफिंग। अभी तक इसके बारे में हमने डायरेक्ट पढ़ा था, जिस ओम्स लॉ को डायरेक्ट पढ़ा था उस ओम्स लॉ की अब प्रूफिंग देखा जाएगा। चलिए देखते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवाह आवेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। यूपी बोर्ड वालों, अपवाह आवेग के आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति करेंगे, या डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए ओम का नियम। किसका? ओम का नियम हेडिंग बना लीजिए। आपको ओम का नियम जानना, अभी बताया था ओम का नियम R इज इक्वल टू V अपॉन I। उसकी प्रूफिंग कैसे करते हैं आइए आपको मैं नॉर्मल, एकदम बिल्कुल नॉर्मल मेथड से बताऊंगा। एक बार में आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस लिखना है हम जानते हैं। क्या लिखना? हम जानते हैं। CBSE वाले बोलते हैं वी नो दैट। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा गया था E इज इक्वल टू V अपॉन L। क्या पढ़ा गया था? E इज इक्वल टू V अपॉन L पढ़ा गया था, आपको याद भी होगा। पिछले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा गया था E इज इक्वल टू V अपॉन L। अच्छा, आप बताइए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर बल। अगर आपको बल निकालना है तो पहले चैप्टर में आपको फॉर्मूला पढ़ा गया होगा F बराबर QV। इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो ससुरा E बोल दो, क्योंकि जो Q होता है वो क्या बन जाएगा? E बन जाएगा। अच्छा, E और इस E की वैल्यू अभी भी आप पढ़े थे क्या? V बाई L। तो आपको मिल क्या गया? F इज इक्वल टू EV अपॉन L। एंड अब आप बताओ F बराबर M में नहीं पढ़े आप लोग? बाई न्यूटन सेकेंड लॉ। किससे? न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के द्वितीय नियम से सभी लोग पढ़े होंगे। F इज इक्वल टू क्या? M में। तो ये बताओ यहाँ से A बराबर क्या मिलेगा? F बाई M। यहाँ से देखो ना, A बराबर क्या मिल गया? F बाई M। F की वैल्यू क्या निकाले हो? EV अपॉन L पहले से है, ये यहाँ में आके जुड़ गया। ये किसकी वैल्यू मिल गई? A की वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा, अब आगे आपको बताऊं कि जब बहुत से इलेक्ट्रॉन, अब देखो ना, वो जो आपका मैंने पीछे फिगर आपको एक बार समझाया था ना, वो जो फिगर लिया था उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो बहुत से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो उनकी हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। और वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज़ किया जाएगा न्यूटन्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, आप क्लास 9th में 11 में पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे भाई। V इज इक्वल टू U प्लस AT, याद आता है? आप पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, V बराबर ये पढ़ेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसी का यूज करके हम लोग उन इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी निकालेंगे। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो पहला U1 नाम ले लेना। ठीक, और जो क्या होगा उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? A एक्सेलरेशन, और जो वेलोसिटी होगी उसको टाउ1 लेंगे। क्या लेंगे? टाउ1। ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी। U2 प्लस A टाउ2 लेंगे तो यूपी बोर्ड में लिख दे रहा हूँ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग। चलो यूपी बोर्ड वालों का भी हो गया। इसी तरह डॉट 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 करते आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे? nth तक पहुँच जाएंगे। तो U1 प्लस A टाउ1 नाम आएगा। वेलोसिटी होगी ये किसकी? ऑफ nth इलेक्ट्रॉन। nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बन जाएगी U1 प्लस A टाउ1। अब मैं आपको बता दूं कि सभी वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वही कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखे रहिएगा, द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए वही मैं लिख दूं आप यहाँ पे एक लाइन, द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज, द एवरेज ऑफ
वेलोसिटीज इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद कर लीजिए, सभी वेलोसिटियों को औसत को बोलते हैं क्या, अनुगमन वेग, और उसको दिखाते किससे, वीडी से। वीडी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका u1 प्लस ए टाउ 1, और जब सबका एवरेज निकालना होगा तो अपान n। अब ध्यान से देखिएगा, u को एक साथ कर लीजिए, मीन्स u1 प्लस u2 डॉट 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 u1। अच्छा, ए टाउ 1 में देखिए ए कॉमन है तो ए को बाहर निकाल लीजिए, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ 1 अपान n, यहाँ भी कर लीजिए, अपान n यहाँ भी कर लीजिए। अब ये बताइए, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, 0 होती है। इनिशियल में जब कोई आप उसको चार्ज मतलब पोटेंशियल नहीं दोगे तो वो मूव करना तो स्टार्ट करेगा नहीं। तो इनिशियल में जो इसकी वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा यहाँ से चुकी करके बोल दीजिएगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 u1 अपान n इज इक्वल टू 0, एंड ये लिखिएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ 1 अपान n इज इक्वल टू टाउ, और इस टाउ का नाम रख देना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगी ये, और यही यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा Vd बराबर 0 प्लस ए टाउ। तो आपको कितना मिला, ए टाउ। ये Vd की वैल्यू मिली, आपने ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला था, ए निकाला था। इसको इक्वेशन नंबर क्या बनाइए, सेकंड, और बोलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से यहाँ जाइएगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ ही गया, तो ये Vd बराबर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Vd बराबर आपको दिख रहा होगा ए टाउ, और ए की वैल्यू आपको क्या मिली है, EV अपान ml, और बगल में किसको लिख दीजिएगा, टाउ को लिख दीजिएगा। ये आपको क्या मिल गया, Vd की वैल्यू मिल गई। अब जब आपको Vd की वैल्यू मिल गई EV टाउ अपान ml, तो आप लिखिएगा, फिर एक लाइन और लिखिएगा, वी नो दैट, क्या लिखिएगा, वी नो दैट I बराबर पढ़े होंगे NEAVD, क्या पढ़े हैं, I बराबर NEAVD। अब ये जो Vd है, Vd को हटा के Vd की वैल्यू पुट कर दो भाई, EV अपान ml, और बगल में क्या लिख दो, टाउ। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब ये कुछ करना नहीं है, इस V को यहीं पर रहने देना, बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये ml तो ऊपर चला गया, और ये लोग नीचे आएंगे, कौन, n, और e का i में गुणा करोगे e स्क्वायर, और ये हो गया आपका a, और ये हो गया आपका टाउ, और बाकी जो कैपिटल V है यहीं पे रहेगा, i नीचे आ गया, तो आपको मिल गया v अपान i। अब आप बताओ, यहाँ से देखो ना, v अपान i बराबर क्या होता है, r। तो v अपान i बराबर जब होता है r, तो ये r बराबर आपको मिल गया ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ, ये मिल गई आपकी r की वैल्यू, और v अपान i बराबर बोल दीजिएगा r। और ये कब होगा, व्हेन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। ओम्स ने बताया था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तभी होगा जब आपकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज यानी सभी भौतिक अवस्थाएं कैसी होंगी, नियत होंगी। जब सभी भौतिक अवस्थाएं नियत होंगी तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होने के लिए ये सभी भौतिक अवस्थाएं हैं। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं m कामा l कामा n कामा e कामा a कामा टाउ आर कांस्टेंट। ये सब कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, और इन्हीं कांस्टेंटों को आप ले लेंगे r। r मीन्स होता है रेजिस्टेंस, देयरफॉर v अपान i इज इक्वल टू r। ये रही आपकी ओम्स लॉ की प्रूफिंग। इसी को बहुत बड़े रूप में लोग करते हैं, लेकिन देखिए कितने सिंपल फॉर्म में मैंने आपको ओम्स लॉ की प्रूफिंग दिखाया। इससे ज़्यादा ओम्स लॉ नहीं है। आपको एक बार फिर से मैं तेज़ी से रिवीजन कराता हूँ। बस इतना लिखना, E इज इक्वल टू वी अपान एल, फिर लिखना फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू क्यू। पहले चैप्टर में पढ़ा गया है, क्यू की जगह E रख देना बेटा, यहाँ पे E रहेगा। ये E की वैल्यू आप ऊपर लिखो V अपान एल, मैंने उसको पुट कर दिया। F बराबर होता है M में, कहाँ से है भाई, न्यूटन के सेकंड लॉ से है। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े होंगे, F बराबर M में। यहाँ से A बराबर मिल गया F अपान F। F की वैल्यू अभी आप ऊपर निकालो EV अपान L, और ये बगल में आके लग गया M। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ आप चले आना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलने के बाद यहाँ आना, बोलना किसी भी
इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से v बराबर u प्लस at होती है। इस वेलोसिटी को हमने मान लिया जो पहली थी वो क्या होगी, u की जगह u1 और टाइम को मैंने ले लिया τ1। पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 प्लस a τ1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2 प्लस a τ2 और इसी तरह डॉट डॉट करते चले जाइएगा तो nवें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिलेगी u1 प्लस a τ1। इन सभी वेलोसिटीज का जो औसत होगा, आप बोलेंगे सभी वेगों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं यूपी बोर्ड वाले। सीबीएसई वाले बोलेंगे द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय वीडी। सबको मैंने जोड़ के अपान एन कर दिया, पढ़े होंगे औसत में, सबको जोड़ के बटे एन। उसके बाद u को अलग कर लो, टाउ को अलग कर लो, जो इस मैंने यहाँ पे लिखा ना, जो u1 प्लस u2 प्लस u1 अपान एन होगा वो 0 होगा और इन सभी रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज होगा उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t बोल देंगे। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा a टाउ। अब ये a की जो वैल्यू है आप पहले इक्वेशन से इसमें आप लाके पुट कर सकते हैं, तो a के जगह आप पुट कर सकते हैं EV अपान ml, ये आपका टाउ रहेगा ही रहेगा। अब आप कहते क्या हो कि जो करंट होती है, क्या करंट मतलब धारा, पीछे पढ़ा गया I बराबर NEAVD, तो जो VD आ रहा है VD के प्लेस पे यही वाली वैल्यू पुट कर दो और इनका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लेके आओ और I को V के नीचे लाओ। जो V अपान I होता है वही क्या कहलाता है, R कहलाता है। कब, जब सभी फिजिकल क्वांटिटी कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनको मैंने कांस्टेंट रख दिया तो बाकी V अपान I इज इक्वल टू मिल गया R। और कोई पूछेगा उस कांस्टेंट R की वैल्यू क्या होती है, तो कांस्टेंट R की वैल्यू बताना ml अपान NE स्क्वायर a टाउ। ये रही आपकी सबसे बेस्ट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। देखा जाएगा इस चैप्टर की जो अगली टॉपिक होगी उसको बोलते हैं यूपी बोर्ड में विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, जिसको सीबीएसई वाले बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिख दे रहा हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको यूपी वाले बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं भैया, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता भी कहते हैं, जिसको आपको बताऊं, दिखाते हैं, डायरेक्ट बताता हूं रो से। और रो इज इक्वल टू होता है E अपान जे। फार्मूला याद रखिए, विशिष्ट प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू E अपान जे। और आपको बता दूं कि E बराबर आप पढ़ चुके कितना, V अपान L, और J बराबर भी पढ़े हो शायद I अपान A, दोनों चीज़ पढ़े हो ना पीछे। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, E की वैल्यू V अपान L और पूरे के बटे में J के जगह आ जाएगा I अपान A। ये अपान का अपान है, ऊपर चला गया भाई, VA अपान कितना IL। तो ये बताओ V अपान I को आप क्या कहते हो, V अपान I मिला, इसको शायद आप लोग R कहते हो। तो रो इज इक्वल टू फार्मूला मिल गया RA/L। याद कर लीजिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू RA/L। यहीं से एक और फार्मूला मिल जाता है R इज इक्वल टू रो L/A। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। ये रेजिस्टेंस का है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस कहलाता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहलाता है। ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को याद रखे रहिएगा। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा वो क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा, और इसका उल्टा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को देखो यहाँ पे छोटा सा लिख भी दे रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होगा, ये रेजिस्टेंस का उल्टा है क्या, कंडक्टेंस मतलब रेसिप्रोकल है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो। ये आपका हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, जिसको आप लोग बोलते हो विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता कोई पूछेगा तो बताना सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो। ये सब आपको काम की चीज़ें नहीं है, ये सब आपके सिलेबस से रिड्यूसमेंट चीज़ें हो गई हैं। हाँ, एक बस आपको चीज़ थोड़ी सी बस पढ़नी है
कि प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता क्या होता है। आपको मैं बताऊं, जो आपको टॉपिक पढ़नी है वो पढ़नी है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, जिसको सीबीएसई में बोलते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन टेम्परेचर। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। देखिएगा, बहुत बेहतर टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। मीन्स ताप पर, किस पर? ताप पर प्रतिरोध, ताप पर प्रतिरोध की निर्भरता। मीन्स जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंस होता है, यही टॉपिक आपको जाननी है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर क्या कैसे डिपेंडेंट करता है। तो वो आपको अलग अलग पढ़ना है, मेटल का अलग और नॉन मेटल का अलग, सेमीकंडक्टर का अलग, ऐसे आपको करना एलॉय का अलग पढ़ना है। बस सीधे हम लोग फार्मूला जानेंगे। अभी पीछे एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, जो अभी प्रूफ कराए थे, शायद आपको मिला था R बराबर ml। पीछे जो आपके ये क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ में जो प्रूफिंग हुई थी, R बराबर ml NE स्क्वायर A टाउ करके आपको फार्मूला मिला था। यहीं आप देख सकते हैं कि जो R है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाउ के, और यही टाउ यहाँ पे टेम्परेचर का काम करने लगेगा। तो बताऊं कि जब किसी भी धातु का आप ताप बढ़ाएंगे तो उसका श्रांति काल घट जाता है, जिससे प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है। और जब ताप का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ेगी। तो इससे एक फार्मूला बस आपको याद रखना है कि RT इज इक्वल टू, याद रखिएगा, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। याद रख लीजिए सभी लोग, इस फार्मूले का यूज़ बहुत है कि जब आप श्रांति काल को बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध होगा वो घटेगा, और जब श्रांति काल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोधकता घटता है। लेकिन यही जब इसको आप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। तो यही डिपेंडेंस है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लोग यूज़ करते हैं, RT की जगह आप लिख देखते हैं R2 और R0 की जगह R1, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। और आपको बता दें कि जो डेल्टा T है ये तापों के बीच का अंतर है, यानी T2 माइनस T1 है। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। और ये भी आपका क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0। ये 1 तो आपको पता है, अल्फ़ा क्या है? कोफिशिएंट है, याद रख लीजिएगा, अल्फ़ा इज क्या? कोफिशिएंट। और डेल्टा T को मैंने बताया तापों के बीच का अंतर, T2 माइनस T1। बस इस बात को याद रखना है, और इसी पे आपके बहुत से न्यूमेरिकल हैं। आइए आपको मैं इस टॉपिक पे 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ, ये आपको टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चंस, जो मैंने बताया फार्मूला, उस फार्मूले पे ये क्वेश्चन आपको लिखा है। अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट को मैंने बताया था किससे दिखाते हैं, आपको बता चुका हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स अल्फा आपको निकालना है। यूपी बोर्ड वालों को भी रख के रखा है, चांदी के तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। ये 27.5 डिग्री सेल्सियस जो प्रतिरोध है, ये T1 की वैल्यू है। ये सेल्सियस जो T1 की वैल्यू है, हाँ ये प्रतिरोध है। ये आपको मिल गई किसकी वैल्यू? R1 की वैल्यू मिल चुकी है। ये 100 डिग्री सेल्सियस जो दूसरा वैल्यू मिला वो T2 मिल गया, और ये आपको मिला क्या? R2। तो आपको R2 मिल गया, T2 मिल गया, R1 मिल गया, T1 मिल गया।
आपको निकालना क्या है, अल्फा। और अभी अभी आप फार्मूला पढ़े हैं R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अभी अभी पढ़े हैं ना। डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी बराबर मतलब होता था T2 माइनस T1, मतलब 100 माइनस 27.5। जब 100 में से 27.5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 72.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपको डेल्टा टी की वैल्यू मिल गई। R2 की वैल्यू पुट करिए, कितना दिया 2.7, R1 की वैल्यू 2.1, 1 को छोड़ दीजिए। अल्फा आपको निकालना है, डेल्टा टी आपने निकाल लिया 72.5। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये 1 प्लस अल्फा 72.5, ये काटेंगे तो 3 7 21 और 3 9 27, 7 से 9 में भाग देंगे तो 1.28 मिलेगा। प्लस 1 इधर आएगा तो -1 बराबर अल्फा इंटू 72.5। अच्छा, इसको घटाएंगे अगर आप इसमें से तो बचेगा 0.28 और ये इसके नीचे चला जाएगा 72.5 बराबर क्या मिल गया, अल्फा। अब आप करिएगा क्या, इससे इसमें भाग दीजिएगा, बस एक स्टेप करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा 0.00394 डिग्री सेल्सियस। ये आपका मिल जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक अल्फा का फार्मूला। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कितना इजी सॉल्व हो गया। आप इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल फिर उसी टॉपिक पे लिया हूँ, टेम्परेचर वाले टॉपिक पे, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे। ये यूपी वाले बाबू लोगों ने, ये एनसीईआरटी का 5वां सवाल है, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, बस क्वेश्चन समझ जाइएगा, बाकी हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दूं जो रूम का टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस हम लोग माना जाता है, एनसीईआरटी की बुक में दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। मतलब आपको एक टेम्परेचर मिल गया क्या, T1 बराबर, ऐसे लिख लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस। वो आपको क्या मिल गया बाबू, पहला रेजिस्टेंस मिल गया कितना, 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, आपसे T2 की बात कर रहा है, कितना होगा यही आपको निकालना है। इज फाउंड टू बी 117 ओम। ओम मतलब क्या, रेजिस्टेंस दूसरा मिल गया 117। गिवन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक अल्फा बराबर दिया है बेटा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होती है। तो याद रखे रहिएगा, आपको निकालना क्या है, T2 निकालना है। तो फिर उसी फार्मूले पे चलेंगे। फार्मूला क्या था दोस्तों, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद रख लीजिए यही आपका फार्मूला है। R2 की वैल्यू कितनी 117, R1 की वैल्यू कितनी 100 है, R1 की वैल्यू 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपको दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ और डेल्टा टी में से आपको एक टी निकालना है। तो 117, 100 का इसमें गुणा करेंगे, 100 एक कम 100, और जरा सुनिएगा ये प्लस है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ और 100 को लिख सकते हैं क्या, 100 को दोस्तों लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो ये बताओ, ये -4 से जब गुणा करेंगे तो -4 और +2 मिलके कितना -2 बचेगा। तो ये हो जाएगी 10 की पावर -2 और बगल में डेल्टा टी 117 अपनी जगह रहेगा, -100 रहेगा बराबर 1.7 इंटू 10⁻⁻² डेल्टा टी। इसको घटाएंगे कितना बचेगा 17 और नीचे आया 1.7 गुणे 10 की पावर -2 बराबर डेल्टा टी। ये 17 है, इसको भी अगर आप 17 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पावर को एक और बढ़ा दीजिए और ये डेल्टा टी की जगह लिखिए T2 माइनस T1। 17 से 17 कट गया, -3 ऊपर जाएगा तो +3 बन जाएगा। और T2 की वैल्यू तो आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में, कितनी T2 निकालना, T1 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 27, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, -27 इधर आएगा तो +27, ये हो गया आपका T2। तो T2 बराबर आंसर आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना इजी मेथड से हमने इसको कर लिया। आप बिल्कुल अपने कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। एक एक करके मैं आपको सभी न्यूमेरिकल्स और सभी टॉपिक को सॉल्व करा दूंगा, वो चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। बस आप अपने टॉपिक पे, अपने लक्ष्य की तरफ रहिए, आपसे कुछ दूर नहीं होगा। अब आइए देखते हैं किरचॉफ्स लॉ, जो इस चैप्टर की अगली टॉपिक्स है, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैंने पहले बता के रखा, आपको किरचॉफ्स पढ़ा जाएगा,
व्हीटस्टोन पढ़ा जाएगा, मीटर ब्रिज पढ़ा जाएगा और पोटेंशियोमीटर पढ़ा जाएगा। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 की, और मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन चारों टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट रोल इतना है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जो आपका आईआईटी और नीट पेपर होता है ना, उसके एंट्रेंस एग्जाम में भी इनका बहुत रोल होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स क्या, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, और जिन्होंने अपना क्या दिया था, नियम दिया था। नियम मतलब लॉ दिया था, और लॉ को दिया कब का था, सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ्स ने एक नियम दिया जिसको किरचॉफ्स लॉ के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अपने 2 नियम दिए। कितने नियम, 2 नियम। यूपी बोर्ड में इन दोनों नियमों को कहते हैं, पहले नियम को धारा का नियम, दूसरे को उल्टता का नियम। और सीबीएसई बोर्ड में पहले को बोलते हैं जक्सन रूल और दूसरे को बोलते हैं पोटेंशियल रूल। तो आपको बताऊंगा आज दोनों रूल, जक्सन रूल के बारे में और पोटेंशियल रूल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम जिसको बोलते हैं हमारे यूपी बोर्ड वाले। कंफ्यूज मत होइएगा, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं, यानी फर्स्ट लॉ प्रथम नियम, जिसको जक्सन रूल के नाम से जानते हैं सीबीएसई वाले। कैसे, जक्सन रूल। यूपी बोर्ड के भाई इसी को संधि के नियम से जानते हैं। किसके नियम से, संधि के नियम से। तो इसके मारे नाम है कौन कौन से, जक्सन रूल, संधि के नियम, फर्स्ट लॉ, प्रथम लॉ, किरचॉफ्स लॉ। जिसमें होता क्या है आपको मैं बता दूं कि इसमें बस इतना आपको याद रखना है कि किसी भी पॉइंट पर आने वाली करंटों का सम जाने वाली करंटों के सम के बराबर होता है। यानी एक जंक्शन पर, एक पॉइंट पर, मतलब एक ऐसा बिंदु जिस पे सभी धाराएं मिलती हैं, उस पॉइंट पर सभी धाराओं का जो योग होगा वो 0 होगा। द सम ऑफ ऑल द करंट एट अ पॉइंट इज 0। जैसे एक पॉइंट O है, यहाँ पे करंट आ रही कौन सी, I1, यहाँ से कौन आ रही है, I2, यहाँ से कौन आ रही है, I3। ये क्या रहे, आ रही हैं। देखो ना, इसका मुंह कहाँ, आने की तरफ, ये जा रही हैं कौन, I4, I5, I6, I7। मतलब देखो ना, करंट जिसका एरो O की तरफ है वो आ रही हैं, और ये देखो क्या कर रही हैं, जा रही हैं। तो आने वाली कितनी है, 3, जाने वाली कितनी है, 4। तो मतलब उससे नहीं है कि कितने ब्रांचेज में आ रही हैं, कितनी ब्रांचेज में जा रही हैं। मतलब ये है कि जितनी आएंगी उतना टोटल जाएंगी। अब 50 एम्पियर तुम एक के ब्रांच से दे दो चाहे 5 ब्रांच से दो, निकलेंगी तो 50 एम्पियर, यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यही है, समेशन I इज इक्वल टू 0। मतलब सभी करंटों का सम क्या होगा, 0। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आप एक बात याद रखिएगा, अगर आने वाली करंटों को प्लस में लेंगे तो जाने वाली करंटों को माइनस में, अगर जाने वाले को प्लस में लेंगे तो आने वाले को माइनस में। बस एक को उल्टा रखना, आपको ज्यादा और नहीं कुछ सोचना है। तो वहां कितनी रही हैं, 3। कौन कौन सी बाबू, I1 आवत है, I2 आवत है और I3 आवत है। तो जो आवत है वो का प्लस है ना, तो लिख दो I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 थे आवत है बाबू। तो तीनों कैसन हो गए, प्लस। अभी जा कट रही हैं 4 थे, तो जाने वाले को कैसे लोगे, निगेटिव। अरे भाई, आने वाले को पॉजिटिव तो जाने वाले को निगेटिव, अगर आने वाले को निगेटिव तो जाने वाले को पॉजिटिव। तो मैं क्या किया हूँ, आने वाले को पॉजिटिव रखा हूँ, तो जाने वाले को बाबू निगेटिव। जा कट रही हैं I4, I5, I6, I7। और किरचॉफ्स का था सभी करंटों का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये बताओ I1, I2, I3 को रहने दो, ये माइनस वाला उधर जाएगा। तो I4 प्लस में, I5 प्लस में, I6 प्लस में, I7 प्लस में। इसका मतलब ये है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंटों का सम जाने वाली करंटों के सम के बराबर होता है। दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और एक आपको और बताऊं, कोई कहता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस लॉ को फॉलो करता है, तो बताइएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बताएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, यानी आवेश संरक्षण के नियम को। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है किरचॉफ्स का पहला लॉ। तो किरचॉफ्स का पहला लॉ समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं सेकंड लॉ। कौन सा, सेकंड लॉ, जिसको यूपी बोर्ड के बाबू लोग बोलते हैं द्वितीय नियम। बाबू लोगन,
द्वितीय नियम, यूपी बोर्ड वाले द्वितीय नियम बोलते हो, जिसको क्या बोलते हो बाबू लोगन, उल्टता का नियम भी कहते हैं हमारे यूपी बोर्ड वाले। क्या कहते हैं? उल्टता का नियम। अच्छा, नमो से पता चल जा रहा है जी, धारा का नियम तो समेसन आई बराबर 0, और ससुरा उल्टता का नियम होगा तो क्या होगा? समेसन v बराबर 0। क्या दिक्कत है? अरे भाई, धारा का नियम तो धारा को आई से दिखाते हैं तो समेसन आई बराबर 0, उल्टता का नियम होगा तो क्या होगा? समेसन v बराबर 0। और क्या दिक्कत है? अच्छा, एक चीज और पढ़े होंगे, ओम्स ने बताया था v इज इक्वल टू क्या बताया? आई आर। याद है? ओम्स का बहुत फेमस इक्वेशन है v इज इक्वल टू आई आर, पीछे अभी प्रूफ कराए। तो ये बताओ v के प्लेस पे क्या हो सकता है? आई आर। तो इसी के दूसरे ला से कहते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। मतलब किसी भी परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का योग उस परिपथ में लगे, ये क्या है? ई मतलब विद्युत वाहक बल यानी सेल यानी ईएमएफ, उनके सम के बराबर होता है। अगर किसी सेल में अगर मान लो 4 थे ईएमएफ लगा है, E1, E2, E3, E4, तो जो इन चारों ईएमएफ का सम होगा, इन चारों ईएमएफ का जो सम होगा, उसी सर्किट में बहने वाली धारा और रेजिस्टेंस के गुणनफल के सम के बराबर होगा। समेसन आई आर इज इक्वल टू समेसन ई, या कह सकते हैं समेसन वी बराबर 0। तो बहुत सिंपल सी बात है। कोई कहेगा धारा का नियम बताओ, तो ससुरा की समेसन आई बराबर 0। कोई पूछेगा उल्टता का नियम, अरे जब समेसन आई बराबर 0 समेसन वी बराबर 0, यही तो है उल्टता का नियम। अच्छा, कैसे प्रूफ करते हैं? ध्यान से बस 1 मिनट देखिएगा, क्योंकि अगर ये आप समझ गए, किरचॉफ का सेकंड लॉ समझ जाएंगे, तो आपको रियली बता रहे हैं कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस लॉ को कैसे देखा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको फिगर एक ले रखा है, ABCFED। इसको 2 पार्ट में बांटिएगा, इसको फर्स्ट लूप बनाइएगा, इसको सेकंड लूप बनाइएगा। कौन कौन सा? फर्स्ट लूप और सेकंड लूप। तो फर्स्ट लूप को किसके नाम से जान रहे हो? देखो ना, फर्स्ट लूप जो आपका है वो बन जाएगा ABCFA। ABCFA, ये आपका फर्स्ट लूप है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है भैया? ए से। चलो ए से चलो, ए से जब चल रहा है ना, तो ये बताओ बैटरी देखो ना, एक चीज और आपको बता दूं, बैटरी में टर्मिनल कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं। एटे ससुरा तनी से बड़ा होगा, एटे छोटा होगा, एटे लंबा वाला होगा, एटे छोटा वाला। तो छोटका वाला निगेटिव होता है, याद रख लेना बाबू लोगन, और बड़का वाला पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये कौन सा? निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक बाबू? तो आप ए से चले तो कौन सा मिला? E1 मिला, और E1 का कौन सा टर्मिनल? छोटका वाला, मतलब निगेटिव मिला। तो पहले ही मिल गया निगेटिव ससुरा के, तो -E1 लिख लो। क्या दिक्कत है? E1 तो मिला, लेकिन कैसा मिला? छोटका वाला मिला, इसलिए माइनस हो गया। आगे आए तो करंट I1 मिली, R1 मिली। एक बात और याद रखिएगा, आप अपने आप को क्लॉकवाइज चलाइएगा, मतलब घड़ी जैसे 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, जैसे ना घड़ी चलती है ना, ऐसे घड़ी चलती है। अब पलट दोगे ससुरा के एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, हाई क्लॉकवाइज है, ऐसे चलोगे तो क्लॉकवाइज, और एक उल्टे चल दो तो एंटी माने उल्टा, तो तुम कैसे चलोगे? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चलोगे मतलब घड़ी के दिशा में चलना, और जो तुम्हारे साथ साथ चलेगा उसको का नाम है पॉजिटिव लूंगा, और जो तुम्हारे विपरीत गया का नाम है उसको निगेटिव लूंगा। मतलब तुम ऐसे घूम रहे हो, I1 तुम्हारे साथ घूमेगा, जैसे I2 ले लिए, ससुरा के उल्टा आ रहा है, देखो ना, है दोनों इधर जा रहे हैं, उल्टा आ रहा है, तो हे दोनों को कैसे लेना? प्लस में लेना भैया। I1 उल्टा आ रहा है कि क्या करना? माइनस ले लेना। तो वही मैं बता रहा हूं कि ए से चलो, जो जो तुम्हारे साथ आएगा उसको तुम पॉजिटिव लेना, और जो जो तुम्हारे विपरीत होगा उसको निगेटिव ले लेना। तो चलना है ना, देखो ये क्लॉकवाइज मैंने एरो भी बना के घुमाया, ये तुम्हारे साथ जा रहा है, मतलब I1 R1 प्लस मिल गया। I1 R1 आपको क्या मिल गया? प्लस मिल गया भैया। अच्छा, आगे यहाँ बी पे कुछ नहीं था, सी पे पहुंच गए, यहाँ उल्टा जाना है। अब देखो क्लॉक कहता ऐसे घूमो, घड़ी कह रही कि ऐसे चलो, ऐसे चलो भैया, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे थोड़ा उल्टा ही आवत। ये कह रही कि ऐसे चलो, और I2 कैसा आ रहा है? उल्टा आ रहा है। तो उल्टा रहा तो कैसा होगा? माइनस होगा। याद रखो, है तुम्हारे साथ चला तो प्लस, और है तुम्हारे उल्टा रहा तो कैसा होगा? माइनस। और I2 के साथ क्या मिल रहा है? R2, तो I2 R2। तनी से और आगे चलें तो मिल गया E2, और E2 का कौन सा टर्मिनल मिला? बड़ा वाला, देखो दिख रहा होगा, बड़का टर्मिनल मिला। तो बड़का वाला बाबू कैसे होला? पॉजिटिव होला।
तो लिख लेना प्लस E2 और बराबर क्या बोल देना 0। अब E1 E2 को एक तरफ कर लो और इसको एक तरफ रहने दो। तो ये बताओ, ये आपका I1 R1 और ये माइनस I2 R2 और ये माइनस वाला उधर गया तो क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस वाला गया तो माइनस। यही आपका पहले टर्मिनल के लिए मिल गया क्या, समेशन V। मतलब ये जो आपके EMF का सम है उसमें लगे करंट और रेजिस्टेंस के सम के बराबर है। यही तो मैं आपसे बताने वाला था कि लगे EMF, जो EMF लगा होता है उस EMF का जो सम होता है उस सर्किट में लगे करंट और रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। अच्छा, ये तो पहले पास की बात हुई थी, ये फर्स्ट के लिए बात हुई थी। जरा इसका सेकंड पास देखो, ऊपर वाला देखो बच गवा सचुरा, ऊपर वाला सेकंड वाला दिया क्या दिया है, दिख रहा होगा। यहां से चलो C से, तो पास ले लो भैया C D E F C। बाबूलोन ध्यान से देखो, C D E F C चल दिए। जो तुम्हारे साथ चलेगा ओके कैसा लेना पॉजिटिव, और जो तुम्हारे विपरीत जाएगा ओका निगेटिव। तो ये तुम्हारे साथ जा रहे हैं, देखो नहीं जा रहे हैं, ये तुम्हारे साथ जा रहे हैं भैया, ये सतुर तो सतही जाता हूँ मैं। इनको कैसे लो, पॉजिटिव लो। R3 है और R3 के पास करंट क्या है I1 प्लस I2। कैसे, I1 है नेंगे से आया होगा और I2 ससुरा यहाँ से में आया होगा, तो मिल के यहाँ कितना हो गया I1 प्लस I2। तो यहाँ I1 प्लस I2 आया, वहाँ कितना आया R3। तो ले लो I1 प्लस I2 और बगल में क्या है भैया रेजिस्टेंस कितना लगा है R3 लगा है। थोड़ा सा आगे चलो, आगे चलो तो देखो कौन सा टर्मिनल मिला, छोटका वाला मिला, मतलब तुरंत समझ जाओ नेगेटिव मिला, तो माइनस का मिल गया E2। अच्छा आगे आए तो फिर R2 मिला और R2 के पास करंट कौन सी I2। ये तुम्हारे साथ है, देखो ऐसा ही ना आ रही है, तुम्हारे साथ आ रही है, साथ आ रही है तो इसको प्लस में ले लेना, मीन्स I2 R2 बराबर कितना 0। तो इसको रहने दो I2 R2 और ये प्लस I1 प्लस I2 और बगल में R3 को रहने दो। ये जो माइनस वाला उधर गया तो प्लस, ये आपका मिल गया सेकंड लूप के लिए इक्वेशन। ये आपका पूरा रहा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है किरचॉफ्स लॉ आपको टोटली समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर की अगली टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। हाँ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं विभव मापी। जो इस चैप्टर की अगली टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं विभव मापी। विभव मापी पोटेंशियोमीटर नाम से ही पता चल जा रहा है ना, देखो ना, पोटेंशियो मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल, और विभव यहाँ पे साफ साफ दिख जा रहा है, मीटर मतलब मापने वाला। तो पोटेंशियल को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट को पोटेंशियोमीटर कहते हैं, विभव को मापने वाले यंत्र को विभव मापी कहते हैं। नाम से पता चल गया आपको ना। कोई पूछता है पोटेंशियोमीटर क्या है, बताइएगा द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल और वोल्टेज इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। विभव को मापने का एक यथार्थ उपकरण होता है विभव मापी, जो विभव की यानी पोटेंशियल की एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करता है। किसको, एक्यूरेट वैल्यू को। अभी इस टॉपिक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वोल्ट मीटर भी क्या करता था, विभव को मापता था। उसके बाद भी हमने किसको बनाया, पोटेंशियोमीटर का। इसका मतलब कि जो आपका वोल्ट मीटर था वो इस चीज को सही मेजर नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमको एक नई डिवाइस लानी पड़ी जिसका नाम क्या है विभव मापी। अच्छा ये है क्या, जरा देखो, ये आपका विभव मापी बना हुआ पोटेंशियोमीटर यही है। ए भी एक तार है। अच्छा ये जो है ना वो बैटरी B1 से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है भैया, B1 बैटरी से। जो B है वो के मतलब की होता है, कुंजी होता है यूपी बोर्ड में, कुंजी से होते हुए रियोस्टेट से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, रियोस्टेट से। जो ए बी है ना, ए का पे देखिए नीचे वाला सिरा आया ई से जुड़ा है, ई मतलब EMF। जिसका आपको पोटेंशियल निकालना होगा उस बैटरी को यहीं पे रखिएगा। जिस चीज का आपको पोटेंशियल निकालना होगा उस चीज को यहीं पे रख दीजिएगा, फिर मेजरिंग आपकी हो जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है J1 J2। ये J मतलब होता है जॉकी, J मतलब क्या होता है जॉकी। ये ना जो ये लगा है ये बता रहा है गैल्वानोमीटर है। ये क्या है, गैल्वानोमीटर। अच्छा ये कहेंगे ये कौन सा नाम आ गया सर, ये तो अभी हम लोग पढ़वा नहीं किए हैं। ये कौन सा नाम आ गया भाई, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर इसको तो हमने सर अभी पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। और अभी आपको बता दूं गैल्वानोमीटर भी एक डिवाइस होता है जो ये बताता है कि आपकी सर्किट में करंट है कि नहीं। बस उसका इतना काम होता है
किसी सर्किट में ये बताना कि उस सर्किट में करंट है कि नहीं। करंट है तो थोड़ा सा वो क्या होगा, डिफेक्टेड हो जाएगा, करंट नहीं होगी तो डिफेक्टेड नहीं होगा। तो बस सूचना देगा भैया कि हाँ आपके पास करंट है कि नहीं, कितना है वो तो अमीटर का काम हम आपके बताना। करंट को मीजर कौन करेगा, अमीटर, लेकिन उस सर्किट में करंट है कि नहीं है, गैल्वेनोमीटर बताएगा। तो ये जॉकी देखो, जॉकी मेन जे है, ये J1 J2 क्या है बेटा, इसको खसकाया जा रहा है। चिमटी देखो, चिमटी खसका दिया जाता है, जिसपे ये शून्य विक्षेप की स्थिति को बताएगा। देखिए शून्य विक्षेप की स्थिति कौन सी, शून्य विक्षेप, जीरो पोजीशन को जिस जगह दिखाएगा वहीं पे इसको फिक्स कर देना, और यहाँ पे जितना वोल्टेज दिखाएगा वही आपकी बैटरी का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ गया ना, कितना सिंपल है, कुछ है नहीं भाई। ए भी एक वायर है, ए से बोल देना B1 बैटरी को जोड़ना, भाई किसी चीज़ को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत तो पड़बे करेगी भाई ना, तो ये बैटरी लगा। और बी वाला क्या, के से होते हुए रियोस्टेट से जोड़ देना, और जिसका मेजर करना होगा इसमें थोड़ा ई के जगह रख देना, यहाँ भैया यही का मेजर करे क्या कि यहाँ रख दा, मापे खातिर ने कहीं यहाँ रख डाला। अब यहाँ का अगर जॉकी लगल रही, वो जॉकी खसकाते रहना, जहाँ वो ससुरा जीरो दिखाया, डिफ्लेक्शन जहाँ जीरो आया, जहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति आई वहीं पे रोक देना, और उस दौरान यहाँ पे जितना बताएगा पोटेंशियल या वोल्टेज वही आपके बैटरी का क्या होगा, पोटेंशियल होगा। बस सिंपल सा है। अच्छा, ये अगर डिफिनेशन हो गई तो आपकी हो गई। अच्छा, ये बात आती है कि ये किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। एक नाम आता है कि किसके प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत। क्या होता है भैया यूपी बोर्ड वालों, सिद्धांत। पूछा जाता है ना कि ये जो पोटेंशियोमीटर है इसे थोड़ा किस सिद्धांत पे काम करता है। अरे का सिद्धांत क्या है, नाम सुने होंगे यूपी बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले सुने होंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या सुने होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट सुने होंगे भैया हमारे CBSE वाले, और यूपी वाले सुने होंगे विभव प्रवणता। क्या सुने हैं, विभव प्रवणता, पीछे पढ़ाया हूं। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर काम करने वाली डिवाइस है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। होता क्या है अभी आपको बताता हूं, कुछ करना नहीं, ये बताओ बाई ओम्स ला, यानी ओम के नियम से, किससे, बाई ओम्स ला। ओम ने बताया था V = IR, बताया कि नहीं बताया है, V = IR। अच्छा, I को रहने दो ना, R की वैल्यू अभी हम कल मतलब जस्ट कुछ देर पहले प्रूफ किए थे, ρL/A प्रूफ किए थे। अच्छा, अब करिएगा क्या बेटा, I को जहाँ है उसके साथ रो भी ले लीजिए, उसके साथ A भी ले लीजिए, और L को छोड़ दीजिए। और ये जो आपने कोष्टक में लिखा I ρ/A, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, K। कितनी है भाई, K। तो V = क्या बन गया, K, और बगल में क्या, L। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटते ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा। मीन्स आप पोटेंशियोमीटर को अगर बताएंगे तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या, K = V/L। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता के सिद्धांत पर ही कार्य करता है आपका पोटेंशियोमीटर बेटा। कुछ करना नहीं है, जितना लेंथ बढ़ाएंगे आपके पोटेंशियोमीटर में वोल्टेज उतना बढ़ेगा, और लेंथ को जितना घटाएंगे उतना इसका लेंथ घटेगा। एक नाम आता है इसी में, लोग पूछते हैं कि सेंसिटिविटी बताइए। क्या बताइए, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बताइए किसका, पोटेंशियोमीटर का। हाँ भाई, सेंसिटिविटी मतलब कितना तेजी से ये काम करता है, वही सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी अगर कोई पूछे तो बताना कि भाई ये पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है। कैपेबिलिटी लिख दे रहा हूँ, फॉर मेजरिंग स्मॉल, कैसा, स्मॉल पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल। इसके पास कैपेबिलिटी होती है जो बहुत छोटे छोटे पोटेंशियल को भी क्या कर सकता है, ये आसानी से मेजर कर सकता है। तो छोटे छोटे पोटेंशियल को मेजर करने के पास मेजर करने की बात आती है तो पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। और अगर आप यहीं पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बहुत छोटे से पोटेंशियल को मेजर कर पाए। भाई वो बोलेंगे नहीं है पोटेंशियल, लेकिन छोटे से छोटे पोटेंशियल को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि इनकी मेजरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको अगर और बढ़ाना है, तुम चाह रहे हो इसको इंक्रीज करना है, किसको, इसकी कैपेबिलिटी को तुम चाह रहे हो कि और बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाने के लिए दो काम करना।
पहला काम क्या कर देना, बाई इंक्रीजिंग लेंथ, बाई इंक्रीजिंग लेंथ मीन्स इनकी लंबाई को बढ़ा देना। लंबाई को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना भाई। इसको क्या करना, लंबाई को बढ़ा देना। और दूसरा काम कर देना रिड्यूसिंग करंट, करंट को क्या करना, घटा देना। मीन्स करंट को घटा दोगे तब भी इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर दोगे तब भी इसकी क्या सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो दोनों चीज हो सकता है इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो अगर आप पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लेंथ को इंक्रीज कर दीजिए, और दूसरा काम उनके करंट को रिड्यूस कर दीजिए। इन दोनों कामों को करेंगे तो पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। इससे ज़्यादा पोटेंशियोमीटर में आपसे नहीं कुछ पूछा जाता है, एक रिलेशन छोटा सा पूछा जाता है। भाई ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यहाँ पे लिखा गया ना V इज डायरेक्टली, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बात करें पहले की तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अच्छा, बात करें अगर दूसरे की तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि सेकंड अपान फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करिए तो E2 अपान E1 इज इक्वल टू L2 अपान L1। यहाँ से बोला जाए E2 की वैल्यू क्या होगी तो भैया E1 L2 अपान L1, E2 इज इक्वल टू E1 L2 अपान L1। ये बेटा एक रिलेशन है, ये जो आपने लिखा E2 अपान E1 इज इक्वल टू L2 अपान L1। अगर किसी भी क्वेश्चन में दो वोल्टेज दिया है, दो EMF दिया है और एक लेंथ दे रहा है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट लेंथ फॉर मेजरिंग द EMF, तो उसके लिए फार्मूला था, या दो लेंथ दे के कहे कि ये लेंथ से इतना पोटेंशियल है तो ये लेंथ से कितना पोटेंशियल होगा या कितना EMF होगा, तो उसको निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करिएगा। याद रखे रहेगा फार्मूला E2 अपान E1 इज इक्वल टू L2 अपान L1। दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेज एंड आल्सो द मेजरिंग द लेंथ। पोटेंशियोमीटर इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए, यही पोटेंशियोमीटर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं चैप्टर की अगली टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हिंदी में भी बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु और इंग्लिश वाले बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज माने सेतु, नाम तो सेम है ना, व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन सेतु हमको पढ़ना है। ये है ब्रिज, ये ब्रिज का फिगर है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फिगर है। ब्रिज में क्या है, चार मतलब 4 रेजिस्टेंस ले रखे हैं। कितने, 4, PQRS। तो आप अगर बोला जाए कि मीटर ब्रिज, मीटर बोल रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाइए, व्हीटस्टोन सेतु बनाइए, तो व्हीटस्टोन सेतु बनाने के लिए क्या करिए, 4 प्रतिरोध लीजिए, PQRS, चारों को इस प्रकार से अरेंज करिएगा। इस पूरे सिस्टम को एक बैटरी E से कनेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर एक की लगा दीजिएगा K1। अच्छा, यहाँ बीच में मैंने फिर से रखा है गैल्वानोमीटर। जो गैल्वानोमीटर है उसका काम क्या आपको बता दिया हूँ, बताना कि करंट है कि नहीं है। हाँ, यही आपका है फिगर, किसका, व्हीटस्टोन सेतु का फिगर याद कर लीजिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब देखिए यहाँ से मैं आपको डेरिवेशन के 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड देखिए, इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे करंट I आ रही है, I में से आप क्या करिएगा, I1 इनको दे दीजिएगा, I2 इनको दे दीजिएगा। कहेगा भैया आप I1 ले जाइए, आप I2। यहाँ पे कोई करंट नहीं जाती, गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है। I1 यहाँ भी आ जाएगी और यहाँ से निकल के I2 यहाँ चली जाएगी, यहाँ मिल के फिर I1 प्लस I2 हो जाएंगी, जिनकी वैल्यू कितनी है, I। अच्छा, इसका नॉर्मल एक छोटा सा प्रूफ आपको दिखा दें। करेंगे क्या, यहाँ पे ऐसे लूप बनी गया है तो आप क्लॉकवाइज घूमिएगा। कैसे घूमिएगा, क्लॉकवाइज। तो पहला लूप आप उठाइएगा, लूप कौन सा भाई, ABDA, ABDA, ये आपका पहला लूप है। A से B जा रहे हैं तो करंट आपके साथ जा रही है ना, बताया था किरचॉफ लॉ में, करंट आपके देखो साथ जा रही है, साथ जाएगी तो मतलब कैसी, प्लस, मीन्स I1P। यहाँ ये B से D में बताया था कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब पूरा 0। D से A की तरफ आ रहे हैं तो करंट देखो तुम्हारे साथ नहीं जा रही है, तुम्हारे कहाँ आ रही है, अपोजिट आ रही है। देखो तुम ऐसे घूम रहे हो और करंट अपोजिट आ रही है, तो अपोजिट आएगी तो कैसी, माइनस I2R बराबर कितना, 0। तो ये आपका I1P, ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला लूप हो गया।
सेकंड लूप देखते हैं, कौन सा लूप सेकंड का कौन सा है, बी सी डी बी, बी सी डी बी, फिर ऐसे घूमेंगे तो बी से सी करंट तुम्हारे साथ है ना, देखिए तुम्हारे साथ साथ चल रही है तो पॉजिटिव होगी, मतलब कितना I1 Q। अब यहाँ से आ गया ये, तो ये जो करंट है ये देखो इसकी डायरेक्शन इधर है भाई, नीचे से ऐसे आई है, लेकिन तुम ऐसे घूम रहे हो, तुम्हारे कैसे अपोजिट है, अपोजिट है कितना I2 और बगल में क्या है S, तो माइनस I2S इज इक्वल टू 0। तो ये आपका I1 Q और माइनस इधर गया तो प्लस I2S, इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ करिएगा मत, फर्स्ट में सेकंड से बस डिवाइड कर दीजिएगा। फर्स्ट वाला क्या है I1P अपान सेकंड वाला I1Q इज इक्वल टू ये क्या है I2R अपान ये क्या है I2S, I2 से I2 गया, I1 से I1 गया, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। यही आपका क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फार्मूला मिला, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। यूपी बोर्ड वाले बाबू लोगन, अज्ञात प्रतिरोध का बाबू, अज्ञात प्रतिरोध के निकाले खातिर बाबू लोगन व्हीटस्टोन सेतु का यूज करल जाला, जिसमें कितना 4 रेजिस्टेंस बाबू लोग लगल है पी क्यू आर एस, जिनमें से 3 आपको पता होगा, 3 ज्ञात होगा बाबू लोगन और 1 अज्ञात होगा जिसको आपको निकालना होगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करिएगा बाबू लोगन। कितना सिंपल डेरिवेशन आपने देखा कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका फार्मूला मिलता है P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, और इस फार्मूले का यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द नोन रेजिस्टेंस। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा और चाहते हो कि नहीं अब क्रिटिकल मेथड से किया जाए भाई, इजी हमको समझ में नहीं आता, थोड़ा सा क्रिटिकल मेथड आपको इसका दिखा दें। कुछ करिएगा मत, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका इजी मेथड है। अभी जो मैं आपको कराने वाला हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड से कराने वाला हूँ, ठीक, ले लीजिए। देखिए आपको दिखाते हैं जो अगला मेथड आपका होने वाला है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपने भेजा कितना I1 भेज दिया, देखो आ रही है कितनी I1 उसको दे दिया, तो इनके पास बच जाएगी I माइनस I1। भाई 10 रुपया था, 2 रुपया किसी को और को दे दिया तो कितना बचा 10 माइनस 2 यानी 8, तो कुल में से 2 रुपया घटा दिया तो इतना बच गया। अब यहाँ आई तो ये बोले हमको भाई जी वाले बोले हमको IG चाहिए। इनके पास कोई करंट हालांकि होती नहीं, जान लीजिएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं होती, इनको करंट की आवश्यकता नहीं है, तो ये बोलेंगे हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने इनको IG दे दिया। अब जब IG दे दिया तो I कितनी थी यहाँ तक I1, ये IG ले लिए तो बची कितनी भैया I1 माइनस IG, इतनी बच गई। यहाँ से IG आ रही है, यहाँ से I माइनस I1, यहाँ आते ही पूरा लोग मिलेंगे तो मिल के I माइनस I1 ये वाला, I माइनस I1 ये वाला भैया, और यहाँ से क्या आ गया IG, तो I माइनस I1 प्लस IG। अब देखो IG से IG कट जाएगा, I1 से I1, फिर बाहर कितनी निकल जाएगी I। एक बात याद रख रहिएगा, बैटरी से जितनी करंट निकलती है वापस बैटरी में उतनी करंट आती है। अगर 5 एम्पियर की करंट निकली है तो घूम के कितना पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में घूम के फिर 5 एम्पियर की आती है, इस बात को याद रख के रहिएगा। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, आप लूप बनाइए। लूप पहला कौन सा ABDA, कौन सा ABDA, A से B, पहले आप A से B देखो तुम्हारे साथ जा रही है ना, तो जा रही है तो पॉजिटिव होगी, मीन्स I1P। अब B से D देखो तुम्हारे साथ है और करंट कितनी है IG, और यहाँ पे क्या लगा है रेजिस्टेंस के रूप में गैल्वेनोमीटर, मतलब प्लस IgG, ये हो गया। अब D से A की तरफ जा रहे हो, देखो ये तुम्हारे साथ नहीं अपोजिट है, अपोजिट हो तो कैसा होगा माइनस, और माइनस होगा कितना I माइनस I1, बगल में R इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि कोई EMF यहाँ पे लगा नहीं है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं लगा है। अब आपने बोला कि करंट भाई नहीं होगी किसमें गैल्वेनोमीटर में, तो IG 0 हो गया, तो ये I1P और ये आपका 0 हो गया, ये हो गया माइनस I माइनस I1, बगल में R इज इक्वल टू 0, तो ये आपका I1P और ये माइनस पर उधर गया तो प्लस बन जाएगा I माइनस I1, और बगल में आपको मिल गया R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ तक हो गया आप। अब देखिए दूसरा लूप, ये वाला लूप, ये सेकंड लूप, इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको सेकंड। सेकंड लूप कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, लूप नंबर आप देखिए सेकंड BCDB,
बी से सी आपके साथ जा रही है, देखिए ना, ये भी आपके साथ जा रही है तो पॉजिटिव होगी, मीन्स I1 माइनस IG और बगल में कितना Q। भाई जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीपल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वोल्टेज। ठीक, सी से डी आ रहे हैं, ये तुम्हारे देखो कैसे साथ नहीं जा रहे, तुम इधर की जा रहे हो, ये विपरीत आ रही है, तो माइनस हो जाएगा भाई I माइनस I1 प्लस IG और बगल में S। फिर तुम इधर जा रहे हो तो तुम इधर जा रहे हो और करंट वापस आ रही, मतलब माइनस में, फिर हो गया IG बराबर कितना 0। भाई तुम्हारे साथ जो नहीं जाएगा उसको तुम क्या करना माइनस, जो तुम्हारे साथ रहेगा उसको प्लस। तुमने बोला कि चूंकि IG में कोई धारा नहीं है तो भाई यहाँ बचेगा I1, ये 0 हो गया, बच गया Q। यहाँ क्या होगा I माइनस I1, IG 0 हो गया, बगल में S, ये 0 हो गया। अब ये I1 Q, ये माइनस उधर गया तो प्लस I माइनस I1 S, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। अब कुछ करिएगा मत, बस जैसे पहले में किए थे फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ आपको मिल जाएगा I1P और बटे में मिल गया कितना I1Q। ये आपको दे दिया I माइनस I1 बगल में R और ये आपको मिल गया I माइनस I1 बगल में S। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मिला क्या P बटे Q बराबर R बटे S। देखिए फिर वही फार्मूला। तो व्हीटस्टोन को मैंने 2 मेथड से आपको प्रूफ कराया, दोनों मेथड में सेम फार्मूला मिला, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। और इस फार्मूले का यूज क्या होता है भैया, फॉर फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस। बस इतना इनका काम होता है, इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हीटस्टोन में इससे ज़्यादा नहीं आता है। चलिए इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है मीटर ब्रिज। इसको स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं और यूपी बोर्ड वाले कहते हैं मीटर सेतु। इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि वह मतलब यंत्र बताइए या वह सेतु बताइए या जो भी वह डिवाइस बताइए जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका नाम आएगा मीटर ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज मत लेना, अभी बताऊंगा रीजन क्या है, पहले इसकी प्रूफिंग देख लीजिएगा। ये एक वायर है ABAC, लंबा सा वायर AC है जो 100 मीटर का, कितने का 100 का। अब यहाँ पे B मैंने लिया है, जो B है ना वो D से लगता हुआ है थ्रू द गैलोरीमीटर और ये नल पॉइंट पे आया है। B किस पे है, नल पॉइंट। ये लगा है संट। संट एक रेजिस्टेंस होता है बेटा जिसकी वैल्यू बहुत लो होती है। लो रेजिस्टेंस वैल्यू को ही क्या कहते हैं, संट। बहुत छोटे से प्रतिरोध के वैल्यू को बोला जाता है संट। तो याद रखिएगा गैलोरीमीटर से लग के आया B पर, B पे संट पॉइंट मतलब शून्य बिंदु मिला है। अब यहाँ पे यल है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 100 माइसल, आपको भी पता है पूरी यल है तो ये यल पूरी 100 है, उसमें से यल निकल गया तो कितना बचा 100 माइसल। ये P लगा है, ये Q लगा है, जरा ध्यान समझिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस R है, ये यस है। जो R है वो नोन है, याद रखिएगा। R कैसा होगा, नोन रेजिस्टेंस को आगे लगाइएगा, अननोन को पीछे लगाइएगा। ये बात अच्छे से याद में रख लीजिएगा। जो अननोन रेजिस्टेंस होगा उसको पीछे लगाइएगा, नोन वाले को आगे लगा दीजिएगा। आपको कुछ करना नहीं है, जैसे पिछले वाले ब्रिज में हमने पढ़ा गया था अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना, इस वाले ब्रिज से भी पढ़ा जाएगा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना। और एक बात आपको ये भी बता दें कि जो आपकी ये डिवाइस है कौन सी, मीटर ब्रिज, ये क्या है, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। मतलब कोई पूछे मीटर ब्रिज क्या है तो बताना दिस इज सिंपलेस्ट एप्लीकेशन, मतलब उसका आसान रूप, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है भाई कौन, कौन, मीटर ब्रिज। तो जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है। जैसे मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा P अपान Q इक्वल टू R अपान S, उससे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने थे, वैसे सेम है। बस ये फिगर आप समझ गए। AC एक लंबा 100 सेंटीमीटर लंबी स्केल है जिसपे B एक पॉइंट है जो L दूरी है और ये कितनी 100 माइसल, यहाँ P है यहाँ Q है। हाँ, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है R और यहाँ लगा है S, बीच में पॉइंट क्या मिला है D। इसको जोड़े हैं संट से, संट माने लो रेजिस्टेंस से, आपको बता दें। नीचे एक EMF लगा है E, बैटरी लगी है और उससे रियोस्टेट को जोड़ दिया गया, कुंजी लगा दी गई। कुछ आपको जानना नहीं, बस इतना बताइएगा व्हीटस्टोन क्या था, P बटे Q बराबर R बटे S। सही सुना आपने, यही है, यही था व्हीटस्टोन। कुछ करना नहीं आपको, P बटे Q बराबर R बटे S का फॉर्मूला अगर याद है तो यहाँ पे अगर P जो देख रहे हैं, ये जो P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, L के, और वो जो Q है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुझे दिख रहा होगा 100 माइनस एल के। किसके? 100 माइनस एल के। यही सेम दोनों वैल्यू को इसमें पुट करिए, आर बटे यस आपका रहेगा जैसे है, पी के जगह एल, क्यू के जगह 100 माइनस एल। मैंने आपसे क्या कहा? एस अननोन है, तो एस को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एस का एल में एस एल, और ये हो गया 100 माइनस एल इंटू आर। तो एस बराबर बोल देंगे 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस थ्रू द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला आपको मिल गया। मैंने दोनों फार्मूले का यहाँ पे कंपेरिजन कर दे रहा हूँ। P बटे क्यू बराबर आर बटे एस किसका था? मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज का था। और यहाँ पे आपको मिल गया S बराबर 100 माइनस एल अपान एल और बगल में आर। अब आप बताओ यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस चाहिए? 4। यहाँ पे सिर्फ कितना चाहिए? 1। टोटल 2 है, यहाँ टोटल 4 है। 4 में 3 पता होगा तब तो 1 फाइंड करोगे, और यहाँ 2 में भैया बस 1 का पता होगा तो 1 निकाल लेंगे। तो कौन सा आसान पड़ेगा भाई? मीटर ब्रिज आसान पड़ेगा, काहे कि एक रेजिस्टेंस दिया होगा और एक लेंथ बता देगा कि इसी लेंथ पे नल पॉइंट मिली थी। जिस लेंथ पे नल पॉइंट मिलती है समझिएगा वो किसकी वैल्यू है? एल की। तो एल आपको मिल जाएगा, एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा और एक रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा। तो ये बताइए अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने की जो सबसे तगड़ी विधि होगी वो ये वाली होगी कि ये वाली होगी? अरे ससुरा के सब बोल देंगे कौन सी? मीटर ब्रिज होगी। काहे कि एम में अननोन एक के होता है और नोन भी एक के होता है। एम में ससुरा के 3 थे, जब आपको नोन होंगे तब तो एठा नोन निकालेंगे। तो भैया अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए किस डिवाइस का यूज करेंगे तो आपका आंसर होगा मीटर ब्रिज। यही आपका सबसे बेस्ट टॉपिक है। इन सभी फार्मूलों को याद रखिएगा। तीसरे चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा।